हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्पेशली कवर कर रखा था आप लोगों का कोलॉइड्स का प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट था और साथ में प्यूरिफिकेशन पार्ट कंप्लीट था। इस वीडियो में मैं कोलॉइड्स की पूरी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने कवर करूँगा। ध्यान रखना कि जो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। कुछ इसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन एक दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपको उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझना है। यहाँ पर देखिए कोलॉइड्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ पर हमारा डिस्कशन होगा। इस पर देखिए हेडिंग मैंने डाल रखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। तो आज का मेरा टॉपिक कोलॉइड्स को डिस्कस, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने का टॉपिक है। सबसे पहला देखिए मेरा सिंपल सा हेट्रोजीनियस कैरेक्टर आप सबको पता है। कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं। क्यों? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज में डिफरेंस होता है, आप सबको पता है। डिस्पर्सन मीडियम लेस देन 1 नैनोमीटर साइज के होते हैं और डिस्पर्स फेज वाले जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम कोलाइडल सॉल्व ऐसे नाम देते हैं, वो स्पेशली देखा जाए 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में होते हैं। तो दोनों का चूंकि साइज में वेरिएशन है, साइज में डिफरेंस है, इसलिए इनको हम हेट्रोजीनियस कैरेक्टर का नाम देंगे। टिंडल इफेक्ट देखा जाए, इसी तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस है, ये सब ऐसे इफेक्ट हैं जिनके बेसिस पर हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा कोलॉइड हेट्रोजीनियस है। कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हेट्रोजीनियस कोलॉइड को आपको प्रूफ करना, कोलॉइड हेट्रोजीनियस है, तो आपको पता है कि टिंडल इफेक्ट हमेशा हेट्रोजीनियस कैरेक्टर वाले कह सकते हो कि हमारे पास मिक्सचर शो करते हैं। जैसा कि आपको 9th क्लास में चीज डिस्कस की गई है, सोल्यूशन कभी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जिसको हम ट्रू सोल्यूशन का नाम देते हैं। कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सस्पेंशन वीक शो करता है, डिफरेंस इतना है, लेकिन कोलॉइड्स एक स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो हेट्रोजीनियस कैरेक्टर को प्रूफ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन बन जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब टिंडल इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हैं, आगे डिस्कस भी होंगे इस कैरेक्टर में, लेकिन ये सब के सब कैरेक्टर हेट्रोजीनियस कैरेक्टर को प्रूफ करेंगे। सेकेंड नंबर पर देखो स्टेबिलिटी। कोलॉइड सबको पता है कि क्वाइट स्टेबल मेंबर है, स्पेशली इनकी स्टेबिलिटी अप्रॉक्स ट्रू सोल्यूशन के इक्वल होती है। ट्रू सोल्यूशन ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्टेबल है, वो अनस्टेबल है ही नहीं, और कोलॉइड्स भी आप मान सकते हो कि ट्रू सोल्यूशन के इक्विवेलेंट, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम स्टेबल है। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कोलॉइडल सोल्यूशन जितने भी होते हैं सब क्वाइट स्टेबल हैं। बस सिंपली यूं समझने की जरूरत है अपने को। विजिबिलिटी की बात अगर की जाए, आप सबको पता है कि विजिबिलिटी का मतलब विजिबल होने से है। कोलाइडल पार्टिकल को देखा जाए हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ना तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हाई पावर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का अगर यूज करें, हाई पावर जिसकी मैग्निफिकेशन पावर है, उनके हेल्प से हम कोलाइड के पार्टिकल को देख सकते हैं। मतलब डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, हाई पावर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से दिखेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो विजिबिलिटी का केस लिया गया। ये दोनों तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। अब हमारी जो मेन कोलाइड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, यहाँ से देखो मेन प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस हो रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो ऊपर की दोनों तीनों कैरेक्टर्स हैं इनको मैं स्पेशली यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो यहाँ से देखो मैं इनको हटा देता हूँ। इस पर क्वेश्चन भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस के पार्ट है इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हमारा मेन डिस्कशन देखा जाए, हमारा यहाँ से ब्राउनियन मूवमेंट से है। यहाँ से आप सबको पता है ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में आपको पहले से भी आइडिया है थोड़ा सा। नाम ही है ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस मूवमेंट को डिस्कवर किया था। तो इसमें होता क्या है कि जिग जैग मोशन होता है। जैसे मान लो हमारा कोई कोलाइडल सोल्यूशन है, स्पेशली मान लिया जाए कि हमारा सोल्यूशन कोलाइडल है, इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे ये पूरे सोल्यूशन में देखो टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े बिल्कुल यूं जिग जैग मोशन करते रहेंगे। तो यही जो जिग जैग मूवमेंट होता रहता है ब्राउनियन देखा जाए इस कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सोल्यूशन में, इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, स्पेशली पोलन ग्रेन्स के कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, इसलिए यहाँ पर हमने इसका नाम दे रखा ब्राउनियन मूवमेंट।
तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, तो आप बता सकते हो जिग जैग मोशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। और ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। तो अगर हम चाहें जिग जैग मोशन से पहले कॉन्टिन्यूअस वर्ड लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस जिग जैग मोशन ये वर्ड लगाया जा सकता है, मेरे का नहीं मतलब। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलता है कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है। आखिर में यहाँ पर पहले नंबर पर एक चीज समझा दूं, ब्राउनियन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का आपस में बॉम्बार्डमेंट। जैसे देखिए ये हमारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है और ये देखिए छोटे छोटे डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स हैं। अब ये हर डायरेक्शन से आकर के क्या डिस्पर्स फेज पर देखो ये कोलाइड करेंगे, लेकिन जो इनका कोलिजन है ये परफेक्ट बैलेंस कोलिजन नहीं है, अनबैलेंस कोलिजन है। और इसका इंपैक्ट होगा किस पर, जो कोलाइड डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं जिस पर डिस्पर्सन मीडियम आकर के बार बार कोलाइड कर रहे हैं, वो जो कोलिजन है वो बैलेंस ना होकर के अनबैलेंस है। तो इस पर इक्वल बैलेंस फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, अनइक्वल फोर्स वर्क करेगा। इसका इंपैक्ट होगा, अगर फोर्स अनइक्वल होगा तो ये मूवमेंट शुरू कर देगा। और उसी वजह से कह सकते हैं ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स में देखा जाए, कोलाइडल पार्टिकल पर किसका बम्बार्डमेंट हो रहा है, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो रहा है, और वो भी अनबैलेंस ऑर्डर में, बैलेंस ऑर्डर में नहीं, अनबैलेंस ऑर्डर में। अगर बैलेंस ऑर्डर में मूवमेंट होगा तब तो ये फिक्स हो जाएगा, कह सकते हो यहाँ पर मूवमेंट बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि अनबैलेंस है इसलिए यहाँ पर जिग जैग आड़े टेढ़े डायरेक्शन में मूवमेंट चलता रहेगा। और यही जो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट है ये कोलाइड के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। आप ये भी दे सकते हो, जैसे रियल में हमारे जो कोलाइड्स होते हैं वो चार्ज की वजह से स्टेबल हैं, आगे हम उसकी बात भी करेंगे। लेकिन आप एक रीजन ये भी दे सकते हो कि ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल इन बिहेवियर, स्टेबल इन नेचर। तो ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। इस पर क्वेश्चन बनता है कि कोलाइडल पार्टिकल ब्राउनियन मूवमेंट शो क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस केस में आपको बताना पड़ेगा, ये रीजन देना पड़ेगा, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स ऑन डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ये आपको रीजन देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मामला यहाँ पर सही होगा और रीजन प्रॉपर माना जाएगा। इसलिए आपको रीजन की बेसिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्राउनियन मूवमेंट के आगे देखा जाए हमारा अगला स्टेप जो अपना 5th नंबर का जिसको मैंने ले रखा है टिंडल इफेक्ट। ये भी देखा जाए बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में भी देखा जाए सबको पता है, इसके लिए हमारे पास लोअर क्लास में टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों ने सीखा ही है। देखिए टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन को ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए कोलाइडल सोल्यूशन है और यहाँ पर देखा जाए हम लाइट पास करते हैं। देखो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, पर्पस क्या है, जैसे कि लाइट कन्वर्ज हो जाए। तो ये देखो सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए हम हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, कहने का मतलब ये है हाई पावर माइक्रोस्कोप 90 डिग्री पर लगा दें। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो देखिए कोलाइडल पार्ट जो हमारा ये लाइट का पाथ है, इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे ये कोलाइडल पार्टिकल देखा जाए यानी लाइट की स्कैटरिंग करेंगे, इसकी वजह से चमकते हुए नजर आएंगे। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। मींस अगर हमने किसी कोलाइडल सोल्यूशन में देखा जाए, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, इसमें हमने क्या कर दिया, लाइट पास किया। यहाँ पर देखिए ये हम लाइट पास कर रहे हैं, लाइट यहाँ पर पास करने के लिए यहाँ पर अगर हम बाई चांस एक कॉन्वेक्स लेंस ना लगाएं तो भी लाइट पास करेंगे, तो लाइट के पाथ में जितने डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब यहाँ पर देखा जाए लाइट की स्कैटरिंग करेंगे और स्कैटरिंग करने की वजह से आपको चमकते हुए नजर आएंगे, ऐसा लगे कोलाइडल पार्टिकल जो है वो चमक रहे हैं। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, रॉबर्ट टिंडल ने सबसे पहले देखा जाए इस टिंडल इफेक्ट को डिस्कवर तो किया था फैराडे ने, लेकिन डिटेल स्टडी जो की गई है वह रॉबर्ट टिंडल के थ्रू की गई है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना आखिर में ये प्रॉपर्टी आती क्यों है। ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, होमोजीनियस होते हैं। ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेशली सॉल्यूट पार्टिकल, उस पर लाइट जितनी भी आएगी पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर हम ट्रू सोल्यूशन को इस ऑर्डर में मैनेज करें और यहाँ पर हाई पावर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करें और उस पार्टिकल को देखें तो ब्लैक कलर के दिखेंगे, क्योंकि पूरी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करेंगे। लेकिन टिंडल इफेक्ट में देखो क्या होता है, यहाँ पर जो कोलाइड्स होते हैं और जो सस्पेंशन होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट
रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लाइट जो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, उस स्कैटरिंग का इफेक्ट होता है कि वो पार्टिकल अपने को चमकते हुए नजर आएंगे। कलर किस पर डिसाइड होगा? कलर डिपेंड करेगा कि जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है वो किस वेवलेंथ की लाइट की स्कैटर हो रही है, उस कलर का हमारा कोलाइडल सोल्यूशन नजर आएगा। तो हमारे कहने का पर्पज स्पेशली ये है कि आपको इसी इफेक्ट को ध्यान रखना है। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन जो ये लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, स्पेशली कोलाइडल पार्टिकल, उस स्कैटरिंग का इफेक्ट हो रहा है कि लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कोन जैसा बन गया, इसलिए इसको हम टिंडल कोन का भी नाम देते हैं। तो ऐसे वर्ड अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप समझ लो कुछ नया नहीं है, ये कोन जैसी शेप आप हुई है, इसलिए हमने टिंडल कोन का नाम दे रखा है। टिंडल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? लाइट की स्कैटरिंग पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। कोलाइडल पार्टिकल लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट की स्कैटरिंग करेंगे और उस स्कैटरिंग का इम्पैक्ट है टिंडल इफेक्ट अपने को दिखता है। कोलाइडल पार्टिकल में जो लाइट का पाथ होता है वो पूरा एकदम से क्लियर विजिबल रहता है, ये अपने को ध्यान रखना है। सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं लेकिन कोलाइड के रिस्पेक्ट में वीक शो करते हैं, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आज के टाइम में देखा जाए टिंडल इफेक्ट काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखा जाए इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल चमकते हुए अपने को नजर आते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ ओशन, स्पेशली देखा जाए ऐसे टेल ऑफ कॉमेट, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो टिंडल इफेक्ट से एक्सप्लेन होते हैं। ये तो रही सिंपल सी बातें टिंडल इफेक्ट की, आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब टिंडल इफेक्ट के आगे देखा जाए हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात जरा मैं करना चाहूँगा, इस पर आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि जितने भी कोलाइड्स होते हैं सब पर चार्ज होता है और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोलाइड देखा जाए नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं और हमारे सामने देखा जाए पॉजिटिव चार्ज वाले भी कोलाइड्स हो सकते हैं। और यही चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर है, यही चार्ज कोलाइड को स्टेबल बनाए रखेगा। मतलब कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज देखा जाए। इसके देखिए तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने भी स्पेशली जो चार्ज की अगर हम लोग स्पेशली यहाँ पर बात करना चाहेंगे, यहाँ पर चार्ज पर हम काफ़ी कुछ ले सकते हैं। स्पेशली देखा जाए जैसे जो मेटल के सॉल्ट है देखा जाए, आप ये ले सकते हो, वो यहाँ पर देखिए गोल्ड का ले सकते हैं, सिल्वर का ले सकते हैं, प्लेटिनम का ले सकते हैं। ये सब मेटल के साथ सॉल्ट, मेटल के जो सॉल्ट हैं ये सब के सब नेगेटिवली चार्ज हैं। ऐसे देखा जाए मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, FeOH होल थ्राइस ले सकते हैं, ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स और हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं, AlOH होल थ्राइस एक्सेट्रा, ये सब देखा जाए पॉजिटिवली चार्ज हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से तमाम एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना। कोलाइडल पार्टिकल कैसा भी हो, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, उसको बनाया गया हो, चार्ज तो उस पर रहेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव रहेगा। दूसरी बात और चार्ज में ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ध्यान रखना अपने को ये है, जो ये चार्ज स्पेशली क्रिएट हो रहा है, इतना ही चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में अपोजिट साइन का होगा, उसका इम्पैक्ट ये आएगा। जैसे मान लो ये हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, स्पेशली यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज कर लीजिए इन पर अगर प्लस चार्ज है, तो इतना ही चार्ज डिस्पर्सन मीडियम पर देखा जाए नेगेटिव ऑर्डर में रहेगा। रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ध्यान रखना, कोई चार्ज सोल्यूशन में पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा। जितना चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पर है पॉजिटिव या नेगेटिव, उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में अवेलेबल होगा और ओवरऑल कोलाइड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ओरिजिन ऑफ चार्ज, मतलब देखा जाए ये क्रिएट कैसे हुआ है, चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पर बना कैसे है। इसके लिए देखा जाए कॉन्सेप्ट कई हैं, लेकिन हमारे लिए जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम का है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं, हमारे कहने का मतलब है बिल्कुल इजी गोइंग हम समझ सकते हैं। दो एग्जाम्पल से यहाँ पर देखा जाए जो चार्ज क्रिएट हुआ है, देखा जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखा जाए जैसे मान लिया जाए अगर हम FeCl3 लेते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर देखा जाए इसको वाटर में हाइड्रोलाइज करा दिया जाए, तो वाटर में हाइड्रोलाइज कराने से FeOH का क्लोराइड हमें क्रिएट होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पर देखा जाए क्लोराइड तो बनेगा लेकिन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। लेकिन अगर इसी FeCl3 को हम NaOH के साथ सपोज करो इसको हाइड्रोलाइज करा दें, तो भी हमारे सामने FeOH होल थ्राइस का देखा जाए चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए चार्ज जो साइन बनेगी वो निगेटिव चार्ज की बनेगी। तो इतने से देखा जाए अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको हम देखा जाए हेल्महोल्ट्ज ने डबल लेयर कॉन्सेप्ट दिया था, जो आज के टाइम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और इसी को ही हम इसको समझ सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज क्रिएट कैसे होता है। इसीलिए हमने ये पॉइंट में इसको ले रखा कि चार्ज बनता कैसे है। सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो FeOH होल थ्राइस है फेरिक हाइड्रोक्साइड है। यहाँ ध्यान रखना, ये तो अब हमारे सामने देखा जाए ये तो पूरा का पूरा देखा जाए एक हमारा पार्टिकल है, और इस पर देखा जाए एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, और ये लेयर देखा जाए स्पेशली यहाँ पर जो क्रिएट होगी, यहाँ पर ये लेयर स्पेशली OH माइनस की क्रिएट होगी। ध्यान रखना OH माइनस की देखो क्रिएट होगी, OH माइनस की एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये लेयर परमानेंट रहेगी। ध्यान रखना इस लेयर पर ये जो लेयर हमारे सामने क्रिएट हो रही है ये परमानेंट लेयर है स्पेशली, और यहाँ पर इसको हम देखा जाए फिक्स लेयर का नाम दे सकते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, इसको हम यहाँ पर फिक्स लेयर का नाम दे सकते हैं। सेकंड लेयर जो क्रिएट होती है वो स्पेशली देखा जाए अब हमारे उस सॉल्यूशन में इन दोनों आयन में से जिस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उस आयन के एडजॉर्ब होने से क्रिएट होती है। ध्यान रखना, और वही जो सेकंड लेयर है उसको डिफ्यूज लेयर, सेकंड लेयर ऐसे हम नाम देते हैं, जो मीडियम के थ्रू बनती है और ये चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे इस केस में देखा जाए, हम पहले वाले केस में अगर आए तो फर्स्ट वाले केस में क्या कहानी देखो बन रही है, क्योंकि FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सोल्यूशन में Fe3+ का जो कंसेंट्रेशन आएगा और OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन क्रिएट होगा स्पेशली वाटर के थ्रू, FeOH होल थ्राइस का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब क्या है, ये देखा जाए FeCl3 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, मैक्सिमम डिसोसिएट होगा। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप लोगों को पहले से पता है कि लगभग 550 लाख H2O मॉलिक्यूल में से अकेला वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, तो बहुत कम अमाउंट में OH माइनस क्रिएट होगा। तो सेकेंड लेयर जो क्रिएट होती है इन दोनों आयन में, ध्यान रखना ये जो दोनों कॉमन है हमारे सामने Fe3+ और OH माइनस, इन दोनों आयन में से जिस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वही आयन सेकंड लेयर में एब्जॉर्ब होंगे और चार्ज क्रिएट करेंगे। तो आपको देखने से मिल रहा है कि पहले वाले केस में जब हमने FeCl3 को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराया है तो FeOH होल थ्राइस कोलाइड तो बना, लेकिन चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि जो सेकंड लेयर आएगी वो देखो Fe3+ वाले की आएगी। यहाँ पर Fe3+ आयन सेकंड लेयर में देखिए एब्जॉर्ब होगा। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि Fe3+ और OH माइनस में Fe3+ का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, OH का कंसेंट्रेशन कम है। ये सेकंड लेयर है, ये देखा जाए ये परमानेंट नहीं होती है, ये मीडियम के थ्रू सप्लाई होती है। मीडियम में इन दोनों आयन में से जो कॉमन है उसमें जिसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वही सेकंड लेयर में आकर के मतलब एब्जॉर्ब होगा वही आयन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उसी वजह से चार्ज क्रिएट होगा। तो पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज क्यों बना, क्योंकि Fe3+ आयन देखा जाए यहाँ पर सेकंड लेयर में आकर के एब्जॉर्ब हुआ है। ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर, इसको डिफ्यूज का भी नाम दे सकते हैं। मीडियम से आयन के एब्जॉर्ब होने से बनती है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम में इन दोनों आयन में से जिसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसी के कह सकते हो कि उस आयन के एब्जॉर्प्शन से ये सेकंड लेयर बनेगी। अब चूंकि सेकंड लेयर पॉजिटिव चार्ज Fe3+ की बन रही है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरे वाले केस में यहाँ पर देखो Fe3+ का जो कंसेंट्रेशन आएगा इससे ज़्यादा कंसेंट्रेशन OH माइनस का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपने NaOH ले रखा और NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना Fe3+ देगा उससे ज़्यादा OH माइनस हमारा ये दे देगा। तो जो सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर तो परमानेंट है, फर्स्ट लेयर OH माइनस की तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन सेकंड लेयर अब
दूसरे वाले केस में कौन बनाएगा, वो H माइनस आयन बनाएगा, और वो H माइनस आयन जो कि सेकंड लेयर बनाएगा, तो इसलिए हमारा पूरा चार्ज उस पर नेगेटिव क्रिएट होगा। तो हमारे कहने का मतलब ओरिजिन ऑफ चार्ज में देखा जाए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आज के टाइम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको इस बेसिस को अच्छे से करने की जरूरत है, सभी लोग ध्यान से इसको समझना और करना। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है और इसी के बेसिस पर अगला वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा डिस्कस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल पर कुछ ये बनते हैं, क्वेश्चंस खूब आते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझना जानना। और चार्ज क्रिएट करने की बेसिस पर देखा जाए हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे, स्पेशली वो AgCl के फॉर्मेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्पेशली यहाँ पर देखा जाए अगर हम AgNO3 ले लेते हैं और अगर Ki, लेकिन Ki एक्सेस में लेके चलेंगे, ध्यान रखना Ki को एक्सेस में लेके चलेंगे, तो यहाँ पर देखो Agi का क्लोराइड प्रिपेयर होगा, लेकिन जो सेकंड लेयर बनेगी I माइनस की बनेगी, इसलिए यहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरे नंबर पे देखा जाए अगर AgNO3 को हमने एक्सेस में लिया है और इसमें हमने लिमिटेड अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड डाला है, तो Agi का क्लोराइड तो प्रिपेयर होगा, लेकिन अब सेकंड लेयर Ag प्लस बनाएगा, जिससे चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव। तो अगर आप AgNO3 को एक्सेस Ki के साथ ट्रीट कराइए तो Agi का क्लोराइड बनेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव क्रिएट होगा। अगर आप AgNO3 को AgNO3 एक्सेस में लीजिए और Ki को लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, तो Agi का क्लोराइड प्रिपेयर होगा, लेकिन अब इस पर चार्ज पॉजिटिव बनेगा। तो ध्यान रखना स्पेशली पहले वाले केस में देखो और दूसरे वाले केस में। पहले वाले केस में Ki एक्सेस में है, तो Ag प्लस के रिस्पेक्ट में देखा जाए किसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, I माइनस का, क्योंकि हमने Ki को एक्सेस में लिया है। और दूसरे वाले केस में Ag प्लस का कंसेंट्रेशन I माइनस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो एक तो ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारे पास Agi के ऊपर पहली जो फर्स्ट लेयर बनेगी, ये देखा जाए ये तो हमारी जो फर्स्ट लेयर बनेगी ये I माइनस की तो बनेगी ही बनेगी, ये परमानेंट लेयर है। Agi के साल में फर्स्ट लेयर जो प्रिपेयर होगी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेयर हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मतलब दो लेयर से है। सेकंड लेयर कौन बनाएगा, मीडियम के थ्रू इन दोनों आयन में से जिस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वही सेकंड लेयर में आकर के एड्सॉर्ब होगा, और उस आयन के एड्सॉर्ब होने की वजह से वहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा। अब चूंकि यहाँ पर देखो I माइनस का कंसंट्रेशन Ag प्लस से ज़्यादा है, तो सेकंड वाली लेयर में देखा जाए I माइनस का कंसंट्रेशन देखा जाए, यानी I माइनस आकर के अकोमोडेट होंगे और नेगेटिव चार्ज का कोलाइड क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान रखना इस पर क्वेश्चंस खूब बने हैं, आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना ही होना चाहिए किसी कीमत पर। अब AgNO3 अगर एक्सेस में लिया गया, Ki लिमिटेड अमाउंट में लिया गया है, तो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेकंड वाले केस में जो सेकंड लेयर बनेगी वो Ag प्लस के थ्रू बनेगी और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये तो रहा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है कोलाइडल पार्टिकल पर। ध्यान रखना मैन मेड कोई कोलाइड हो या नेचुरल कोलाइड हो, चार्ज सब पर क्रिएट होते हैं और चार्ज तो बनेगा ही बनेगा। आप लोगों को जितने कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, स्पेशली डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज पर जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में अपोजिट साइन का होगा। ओवरऑल सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कोलाइडल पार्टिकल स्पेशली जो सॉल्व पार्टिकल हैं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, उन पर चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज रहेगा। अब इसमें देखो एक छोटा सा पॉइंट मैंने इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल और ले रखा है। बड़ा सिंपल सा केस है, जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दो लेयर बन गई है, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। चूंकि फर्स्ट लेयर देखा जाए आयन के थ्रू बनी है, सेकंड लेयर भी आयन के थ्रू बनी हुई है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेयर चूंकि आयन के थ्रू बनी हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये आया कि दोनों लेयर के बीच में देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट लेयर तो परमानेंट लेयर है, सेकंड लेयर डिफ्यूज है, मीडियम के थ्रू बनेगी। मीडियम से जिस आयन का कंसंट्रेशन इन दोनों आयन में से ज़्यादा रहेगा वही सेकंड लेयर बनाएगा। सेकंड लेयर एड्सॉर्ब यानी कैटायन या एनायन के एड्सॉर्ब होने से बन रही है,
तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में, क्योंकि दोनों आयन के थ्रू बनी हुई लेयर हैं, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यूं ध्यान में रखिएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल का नाम देते हैं। फर्स्ट लेयर परमानेंट लेयर है, सेकंड लेयर डिफ्यूज लेयर है। तो आप बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन परमानेंट लेयर एंड डिफ्यूज लेयर आर नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बेसिस पर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल है क्या, इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल गैप है। आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट लेयर नेगेटिव है, सेकंड लेयर भी नेगेटिव है, तो भी कर सकते हो कि वहां पर अपोजिट साइन तो क्रिएट होगी। मान लो फर्स्ट लेयर में ज्यादा माइनस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, सेकंड लेयर में कम माइनस चार्ज हो रहे हैं, तो भी पोटेंशियल गैप आएगा। और अगर प्लस और माइनस की बनी है तो पोटेंशियल गैप ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो हमारे दोनों लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल का हम नाम देते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब अपना देखा जाए चार्ज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप लोग अच्छे से समझना इसको, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। चार्ज तो अपने को आना ही आना चाहिए। कुछ ऐसे कोलाइड्स को दिमाग में रखने की जरूरत है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ऐसे कोलाइड्स को दिमाग में रखने की जरूरत है जिन पर नेगेटिव चार्ज है। कभी कभी क्या होता है कि अपने को कोलाइड्स के बारे में केवल एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कोलाइड के एग्जाम्पल्स, नेगेटिव चार्ज कोलाइड के एग्जाम्पल, ऐसे ही लोग पूछ लेते हैं। अब हम देखो इलेक्ट्रोफोरोसिस की बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा केस है। अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन को देखा जाए इसी तरह से एक यूट्यूब में डाल दें यहाँ पर, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लगा दें, यहाँ पर देखा जाए हमने इलेक्ट्रोड सेट कर दिया, यहाँ प्लेट बना दी। मान लो इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। पॉजिटिव को सबको पता है क्या नाम देते हैं, एनोड, नेगेटिव को नाम देते हैं कैथोड। और इसके अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिए। कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर भर दिया। तो अब आप देखो, जो कि कोलाइडल पार्टिकल कैसे हैं, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पर चार्ज है, या तो पॉजिटिव आयन, या तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको ले जाएं, तो ये क्या होगा, अपोजिट प्लेट की तरफ इनका मूवमेंट होने लगेगा। इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। मतलब कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या आप समझाना चाह रहा हूं मैं, जैसे एक यूट्यूब मैंने ले लिया, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। आपको सबको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उतना ही चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में अपोजिट साइन का होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, स्पेशली जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो जब इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देंगे तो कोलाइडल पार्टिकल मूव करेंगे। आप सोच लो, कोलाइडल पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट पे मूव करेंगे, और नेगेटिव प्लेट पे मूव करने के करके अपना जो इनके पास एक्सेस चार्ज है वहां देखा जाए न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, फिर कोलाइड का कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज कोलाइड है तो वो देखो पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा, और पॉजिटिव प्लेट पर जाकर के वहां कोगुलेट हो जाएगा, अपना चार्ज लूज कर देगा, और चार्ज लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा, और कोलाइड का कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस का लास्ट इंपैक्ट देखा जाए क्या आएगा, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन से होगा। कोगुलेट हो जाएगा कोलाइड पार्टिकल, उसका कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड देखा जाए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल और है हमारा, देखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर हम किसी तरीके से कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट को स्टॉप करा दें और केवल डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल मूव करें, क्योंकि आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज तो है, उतना ही चार्ज डिस्पर्सन मीडियम में अपोजिट साइन का है। तो अगर हम किसी सुटेबल मीन्स से, सुटेबल तरीके से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के मूवमेंट को स्टॉप करा दें और केवल हम मूवमेंट किसका होने दें, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट होने दें, तो इस प्रोसेस के लिए हम नाम देंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो कितने सिंपल से केसेस हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।
नॉर्मल केसेस हैं, इजी केस हैं, और आप लोगों को ये दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे। अब हमारे पास देखा जिसका लास्ट पार्ट है स्पेशली कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप लोग इस पार्ट को भी अच्छे से समझ लो तो अपना काम पूरी तरह से हो जाएगा। कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये देखिए नाम से ही क्लियर है, कोगुलेशन, क्योंकि हमारा कोलाइडल पार्टिकल कैसा है, चार्ज है। देखिए कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होंगे, ये होगा। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हम मिला दें और एक्सेस में मिला दें तो उस इलेक्ट्रोलाइट का इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा कोलाइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। इस मतलब इसका कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इसके चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, और चार्ज न्यूट्रल होते से कोलाइडल पार्टिकल आपस में क्लम्प कर जाएंगे, और इनकी साइज आपस में क्लम्प करने की वजह से 1000 नैनोमीटर से अबव पहुंच जाएगी, और ये सब के सब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू टू कोलाइडल साइज। अब इनका कोलाइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गई। और साइज क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज इनका कह सकते न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज न्यूट्रल होने का इम्पैक्ट होगा कि कोलाइडल पार्टिकल आपस में क्लम्प करके 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा रेंज का साइज क्रिएट कर देंगे। तो उस प्रोसेस के लिए हम लोग देखो कोगुलेशन या फ्लॉकुलेशन या प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। क्या आपकी समझ में आ गया? अगर हम किसी भी कोलाइड्स में सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, वो भी एक्सेस में, ध्यान रखना मिनिमम अमाउंट नहीं, एक्सेस में, तो हमारा कोलाइडल पार्टिकल देखा जाए अपना कोलाइडल बिहेवियर लूज करके ये कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। इसमें देखो कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन में थोड़ा सा गैप है। गैप क्या है? अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट को कम अमाउंट में डाला तो प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन उसको शेक कर दिया जाए तो फिर से कोलाइड आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम फ्लॉकुलेशन वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना। और अगर हम को ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें इसके अंदर और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद केवल शेक करने से कोलाइड प्रिपेयर नहीं होगा। मतलब अब उसके लिए कोई दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी कोलाइड बनाने के लिए। तो ऐसे केस में हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करेंगे। थोड़ा सा गैप है फ्लॉकुलेशन और कोगुलेशन में, ये आप लोग ध्यान में रखना। यहीं पर देखा जाए एक बड़ा अच्छा सा रूल है, स्पेशली हार्डी-सुलजे रूल, बड़े काम का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखा जाए ये ज़्यादातर ये कोलॉइड से रिलेटेड है, और आप लोगों को इसको तो आना ही आना चाहिए। स्पेशली हार्डी-सुलजे रूल देखा जाए, हार्डी-सुलजे रूल बड़ा सिंपल सा रूल है। पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा, दो टाइप से हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर हमारे कोलाइडल पार्टिकल पर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव आयन, और अगर हमारे कोलाइड पर मान लिया जाए कि नेगेटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव आयन। मतलब अपोजिट साइन के जो चार्ज हैं इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइड को कोगुलेट करने के लिए इफेक्टिव हैं। ये पहले नंबर पर ध्यान रखना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हार्डी-सुलजे रूल पूछा जाता है कभी कभी नेम के साथ और कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना करके। दूसरे नंबर पर देखा जाए जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की या आयन की जो कोगुलेटिंग पावर है, प्रेसिपिटेटिंग पावर है, ये देखा जाए वैलेंसी के या चार्ज के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट पर जिस आयन पर ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा वो कोगुलेट करने के लिए इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारे पास सपोज करो नेगेटिव सॉल है, सॉरी पॉजिटिव अगर कोलाइड है तो पॉजिटिव कोलाइड को न्यूट्रल कौन करेगा? नेगेटिव आयन। अब आपने नेगेटिव आयन में अगर मान लो सपोज करो आपने ले लिया FeCN6,
फेरोसाइनाइड आयन ले लिया आपने, PO4 ट्रिपल माइनस ले लिया, SO4 2 माइनस ले लिया, Cl माइनस ले लिया। तो क्या सिचुएशन नजर आ रही है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसमें कौन होगा? जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा चार्ज देखो इस पर है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होगा। फिर देखो हमारे फॉस्फेट का नंबर आएगा, फिर सल्फेट का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में आपका देखो Cl माइनस का नंबर आएगा। तो मेरे समझाने का पर्पज है, अगर हमारा कोलाइड पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आयन इफेक्टिव होगा, और नेगेटिव आयन में जिस नेगेटिव आयन पर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरे नंबर पे अगर हमारा नेगेटिव सॉल्व है तो इसको देखो प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट करेगा? पॉजिटिव आयन। अब मान लो कि हमने ले लिया Al3+ आयन, Mg2+ आयन, Na+ आयन, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम आयन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, मैग्नीशियम आयन उससे कम, और सोडियम आयन सबसे लास्ट में आएगा। यही हमारा हार्डी-सुलज़र रूल है। मींस पहले नंबर पर अपोजिट चार्ज वाले आयन कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए इफेक्टिव होंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे जो आयन की या इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेटिंग पावर है वो चार्ज के या वैलेंसी के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हायर द वैलेंसी हायर इज द कोगुलेटिंग पावर, लोअर द वैलेंसी लोअर इज द कोगुलेटिंग पावर। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड हैं। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट कभी कभी क्वेश्चंस पूछा गया है, कोगुलेटिंग वैल्यू या प्रेसिपिटेट कोगुलेटिंग वैल्यू पर क्वेश्चंस आता है। थोड़ा सा एक लाइन में हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं और अपना ये प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। कोगुलेटिंग वैल्यू और प्रेसिपिटेटिंग वैल्यू यहाँ पर देखा जाए, ये बड़ा अच्छा सा एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली कोगुलेशन वैल्यू। अब ये देखा जाए, सबसे पहले देखो कोगुलेशन वैल्यू में हम लोग करते क्या हैं कि अगर हम 1 लीटर यहाँ पर कोलॉइड लेते हैं, 1 लीटर कोलॉइड लेते हैं और इसी में कोई इलेक्ट्रोलाइट हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इसको हम हमारे हमेशा देखा जाए मिली मोल में काउंट करते हैं, मिली मोल्स में हम काउंट करते हैं। मीन्स मिनिमम amount of electrolyte millimole per liter which coagulate the colloidal solution in 2 hours are known as coagulating value और flocculating value। फिर एक बार समझिए, कोगुलेशन वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू या कोगुलेटिंग वैल्यू फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू क्या है? आपने कोई 1 लीटर कोलॉइड लिया है, इसमें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला है और इलेक्ट्रोलाइट का मिली मोल मिनिमम अमाउंट मिली मोल में पर लीटर के अकॉर्डिंग, जो कि 2 घंटे में 2 आवर्स में देखा जाए, ये पूरा का पूरा 2 आवर्स में कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो मिनिमम हमने मिली मोल में कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का लिया है पर लीटर के अकॉर्डिंग, वही वैल्यू हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू होगी या फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू होगी। क्या आप समझ में आई बात? इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हमने अपना कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया है 1 लीटर, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम अमाउंट वो भी किसमें? मिली मोल में पर लीटर के अकॉर्डिंग, जो कि 2 आवर्स में इस पूरे कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दे। तो उस मिनिमम वैल्यू को मिली मोल में इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू और फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू का नाम देंगे। जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम आएगी वो कोलाइड उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा आएगी वो उतना ही कम इफेक्टिव होगा। इस बेसिस पर हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अपना पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग बनाना। डाउट्स कहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू। इसके आगे के जो पार्ट हैं वो अगले वीडियो में कवर होंगे। थैंक यू।